बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमने चैप्टर नंबर मॉड्यूल नंबर 5 पढ़ना है आयोश का, जिसका टॉपिक है आइडेंटिफाइंग हैजर्ड्स। मॉड्यूल नंबर 5 के जो हमारे पास की लर्निंग पॉइंट्स हैं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, जो मेन हमारा फोकस होगा वो दो मेन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है व्हाट आर कॉमन हैजर्ड्स, पहला ये है। और सेकंड वन जो है वो हमारे पास ये है कि व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैजर्ड्स। तो यही दो क्वेश्चंस जो हैं, इनको ओवरऑल दी चैप्टर जो है वो ओवरऑल दी मॉड्यूल हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जी, तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर कॉमन हैजर्ड्स। तो अगर हम कॉमन हैजर्ड्स की बात करें तो इसमें अब हमारे पास मेन टोटल जो है वो 6 कॉमन हैजर्ड्स हैं। कॉमन हैजर्ड एग्जिस्ट एवरी वर्क प्लेस। हैजर्ड जनरली फॉल इनटू 6 ब्रॉड ग्रुप्स। अब जो हैजर्ड जो हैं वो हर तरफ ही, हर किसी भी किस्म की कोई भी वर्क प्लेस हो तो उसके ऊपर आपको हैजर्ड नजर आएंगे। ठीक है। तो मेजर जो ग्रुप्स हैं इसके हैजर्ड्स के, वो हमारे पास हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है मैकेनिकल हैजर्ड, नंबर 2 पे फिजिकल हैजर्ड, नंबर 3 पे केमिकल, नंबर 4 बायोलॉजिकल हैजर्ड, नंबर 5 इन्वायरमेंटल एंड नंबर 6 ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इन तमाम के तमाम हैजर्ड्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें मैकेनिकल हैजर्ड्स की, तो मैकेनिकल हैजर्ड्स जो हैं वो आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। आपको नाम से ही आइडिया हो रहा है, मैकेनिक्स जो है वो बेसिकली मोशन से निकला है। यानी कोई भी चीज़ जो मूविंग पार्ट है किसी भी मशीनरी का, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, यानी उससे पैदा होने वाले हैजर्ड जो हैं। उसके अलावा अप्लाइड पावर बाय मशीन जनरेटेड और ह्यूमन ह्यूमन जनरेटेड जो है, यानी कोई भी मशीन जो है वो चाहे चल रही है मशीन के जरिए, कोई पावर लग रही है, या इंसान किसी चीज के ऊपर पावर लगा के उसको ऑपरेट कर रहा है। जिस तरह साइकिल है फॉर एग्जांपल, तो उस पे इंसान जो है वो, हम लोग उसको पैडल को मूव करते हैं। तो इन तमाम की तमाम जो ये मशीन्स हैं, इनके अंदर इनसे एसोसिएटेड जो हैजर्ड्स हैं, इन सबको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल हैजर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल कटिंग है, किसी भी मशीन को यूज करके आप कटिंग कर रहे हैं, क्रशिंग कर रहे हैं या शेयरिंग कर रहे हैं, तो इन तमाम मशीन्स के साथ जो जुड़े हुए हैजर्ड्स हैं, उनके जो मूविंग पार्ट्स हैं, उनके साथ आपका एक्सपोजर हो सकता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल हैजर्ड कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है फिजिकल हैजर्ड। आर दो सब्सटेंसेस और कंडीशंस दैट में हार्म अ पर्सन फिजिकल सेफ्टी। यानी फिजिकल हैजर्ड वो होते हैं जो किसी भी पर्सन को उसकी फिजिकल सेफ्टी को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, उसके लिए जो है वो हैजर्ड क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। अब बिजली के साथ हमारा अगर एक्सपोजर होता है तो हमें शॉक लगेगा, इलेक्ट्रिकल करंट हमें जो है वो लगेगा। इसी तरह से वाइब्रेशन हैजर्ड है। अगर आप कोई ऐसी हैवी मशीनरी यूज कर रहे हैं जो कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रही है, तो उसके उसको यूज करने से आपकी बॉडी भी क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी, जिससे आपको डिफरेंट डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम है, या और इस तरह से जो है वो डिजीजेज आपको उसका उनका सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह से पुअर हाउसकीपिंग है। तो पुअर हाउसकीपिंग के है मतलब कि अगर आपकी चीजें जो है वर्क प्लेस के ऊपर वो प्रॉपरली उनको मेंटेन नहीं किया गया, कोई इलेक्ट्रिकल वायर, ट्रेलिंग केबल्स वगैरह, ठीक है, होज पाइप, होज रील वगैरह, इस तरह की चीजें अगर बिखरी भी पड़ी हैं, या आपके टूल एंड टैकल जो है वो प्रॉपरली टूल बॉक्स के अंदर सिक्योर नहीं है, या आपका कोई मटेरियल आपने वहां से फॉर एग्जांपल कोई स्कैफोल्डिंग डिसमेंटल की है, तो उसका स्कैफोल्डिंग मटेरियल सारा वहां पड़ा हुआ है, तो उससे अब क्या हैजर्ड है कि आप वहां से स्लिप हो सकते हैं, किसी भी चीज से ट्रिप होके गिर सकते हैं। कोई नीचे अगर ऑयल स्पिलेज हुई है तो उससे स्लिप हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो पूर हाउसकीपिंग की वजह से ये हैजर्ड्स हैं। तो इन तमाम के तमाम हैजर्ड्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, फिजिकल हैजर्ड कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट अब वो हमें कह रहा है कि केमिकल हैजर्ड क्या है। ठीक है। तो केमिकल हैजर्ड जो भी हैं, मतलब कि सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि केमिकल जो हैं वो, उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो नुकसान पहुंचाते हैं हमारी इन्वायरमेंट को भी और हमारी बॉडी को भी। ठीक है। इंट्रिंसिक से मुराद ये है कि उनकी यानी फितरत है, फितरी बनावटी खसूसियत है उनकी, कि वो बने ही इस तरह से हैं कि मोस्टली जो आपके केमिकल्स हैं वो या तो कोरोसिव इन नेचर हैं, ठीक है, या वो बर्न कर सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर। कोरोसिव का मतलब ये होता है, ठीक है, या वो पॉइजनस हो सकते हैं, टॉक्सिक हो सकते हैं, फ्लेमेबल हो सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल भी उसने दी हुई है, जिस तरह से पेंट है या डीजल है, तो ये हाईली फ्लेमेबल आपके पास केमिकल्स हैं। तो ये केमिकल हैजर्ड आपकी वर्क प्लेस पे मौजूद हो सकता है। कोई इस तरह का केमिकल हो सकता है आपकी वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद हो जो टॉक्सिक हो, फ्लेमेबल हो, पॉइजनस हो, या कोरेसिव इन नेचर हो। ठीक है। नेक्स्ट अब वो कह रहा है बायोलॉजिकल हैजर्ड। तो अब बायोलॉजिकल हैजर्ड जो है आर दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पॉज आ थ्रेट टू दी हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरसेस या फंगस हो गया।
यानी इस तरह के बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद हो सकते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर जाके आपको नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी वर्क प्लेस के ऊपर समटाइम्स वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। ठीक है, उसमें प्रेग्नेंट वुमेन्स हो सकती हैं। ठीक है, या जो ऐसी औरतें हो सकती हैं जो अभी रिसेंटली जिन्होंने जिनका बच्चा वगैरह पैदा हुआ है। तो उस सिचुएशन में उनकी बॉडी जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती है, और वो सिंपल से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी उनकी बॉडी में जाके क्या कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में ये इस तरह के जो लोग हैं, या आपके जो एजेड वर्कर्स जो हैं, 40+ जिनकी एज है, तो इस तरह के लोगों को जो है वो मोस्टली ज्यादा इन चीजों का हैजर्ड जो है, इनका खतरा ज्यादा होता है उनको। ठीक है, जिसमें वायरसेस हैं या फंगस वगैरह है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कोविड का भी एक था। तो उसमें ये था कि जो छोटे बच्चे थे या जो एजेड लोग थे, उनके ऊपर कोविड का अटैक ज्यादा हो रहा था, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। तो इस सिचुएशन में उनको इस चीज का सामना करना पड़ता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है इन्वायरमेंटल हैजर्ड। अब वो कहते हैं कि आर दी कंडीशन और द स्टेट ऑफ ह्यूमन that have the potential to affect the environment and adversely impacting human health। अब कोई भी ऐसी चीज जो हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो रही है, और वो जाहिर सी बात है, अगर हमारी इन्वायरमेंट पे असरअंदाज होगी तो अल्टीमेटली जब हम उस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो हमारे ऊपर भी अपने जो है वो एडवर्स इफेक्ट जो है वो करेगी। तो अब इसके अंदर इन्वायरमेंटल हैजर्ड में नॉइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वर्क प्लेस के ऊपर बहुत ज्यादा नॉइज है तो उससे आपको बहुत ज्यादा इश्यू हो सकता है। उसके अलावा अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है वहां पे, ठीक है, तो या आपके पास जो है वो सूटेबल इन्वायरमेंट नहीं है, तो इस सिचुएशन में भी ये एक आपके लिए हैजर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास लास्ट पे जो है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड है। अब ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड जो होता है बेसिकली ये लोगों के बिहेवियर के साथ जुड़ा हुआ होता है। वर्कलोड टाइम हो गया, डेडलाइंस होगी, तो इन चीजों के ऊपर जो ये हमारे पास जो हैजर्ड है, इसको हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में आप जो है वो एक किस्म का एक हैजर्ड होगा ये आपके लिए। क्योंकि जब आप बर्डन में काम कर रहे होते हो, अंडर प्रेशर काम कर रहे होते हो, तो आप उस टाइम आपसे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आपका कोई भी एक अनसेफ एक्ट जो है वो आपके लिए भी नुकसान का सबब बन सकता है, और आपके साथ काम करने वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसी तरह से, और जो है कोई बुली वगैरह, जिस तरह एग्जाम्पल में उसने बुलिंग दी हुई है, तो यानी इसमें कोई आपको टीज कर सकता है, कोई चढ़ा रहा है आपको, कोई तंग कर रहा है। ठीक है, इसमें अब डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, जिनको हम फर्दर जो है वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थे वो 6 मेजर ग्रुप्स थे। अब इसमें कुछ इसने यहाँ पे हैजर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एग्रेशन एंड वायलेंस हैं, उसके अलावा एस्बेस्टॉस है, बुलिंग है, केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, कंप्यूटर वर्क स्टेशन, कन्फाइंड स्पेस, ड्रग एंड अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, फायर, गेटिंग इन एंड आउट, हाइट्स, हाउसकीपिंग, लाइटिंग, मैनुअल हैंडलिंग, नॉइज, प्लांट एंड मशीनरी, रेडिएशन, स्लिप एंड ट्रिप, स्ट्रेस, टेम्परेचर, वायलेंस, व्हीकल ट्रांसपोर्ट, सेफ्टी और वाइब्रेशन, ये सारे के सारे डिफरेंट टाइप्स के हैजर्ड्स हैं। तो इनको हम अब मजीद फर्दर एक डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे, इनको स्टडी करेंगे कि बेसिकली ये हैजर्ड्स क्या हैं, किस वजह से हो रहे हैं, इनके सिम्टम्स क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या आ जाता है, एग्रेशन एंड वायलेंस। अब आप इस पिक्चर की तरफ अगर देखेंगे तो इस पिक्चर में क्या है कि अब दो कस्टमर्स हैं, वो एक प्रोडक्ट के पीछे लड़ रहे हैं आपस में, और वो जो स्टोर कीपर है वो इनके दरमियान खड़ा हुआ है। तो इस तरह की यानी आपको सिचुएशन जो है वो अक्सर वर्क प्लेस के ऊपर, या कोई ऐसी आपकी जगह जहाँ पे मतलब आपको पब्लिक डीलिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो आपको इनसे ये इसका सामना होगा आपको। तो अब इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि एग्रेशन और वायलेंस में सबसे पहले वो कहता है कि व्हाट ऑक्यूपेशन पॉज अ हाई रिस्क, कि सबसे ज्यादा कौन से ऐसे पेशे हैं जिनमें एग्रेशन का या वायलेंस का ज्यादा खतरा होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूजेस, व्हाट आर द सिम्टम्स एंड हाउ कैन यू स्टॉप इट। तो इसके लिए मैंने एक अलग से नोट्स तैयार किए हैं, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम फर्स्ट फर्स्ट केस जो हमारा है एग्रेशन एंड वायलेंस का, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि व्हाट ऑक्यूपेशन पास अ हाई रिस्क, कौन कौन से ऐसे पेशे हैं। तो उसमें अब वो कहता है जैसे हेल्थ केयर का शोबा है। अब हेल्थ केयर के शोबे में अक्सर हो सकता है कि एबनॉर्मल पेशेंट है आपका, और वो स्ट्रेस में है, तो कुछ भी कह लो कि अचानक रिएक्ट कर सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। ठीक है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसी तरह से जिनका ताल्लुक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ होता है, जो कानून के साथ जिनका जो है ना वो ताल्लुक होता है, तो ऐसे पेशे में भी अक्सर उन लोगों को वायलेंस का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सोशल सर्विसेज हैं, उसके अलावा रिटेल एम्प्लॉयज जो होते हैं, यानी जो शॉप्स के ऊपर काम करते हैं या शॉपिंग मॉल्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनको इस चीज का क्या होता है, हाई रिस्क होता है।
फिर सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ अब्यूज, किस तरह की अब्यूज जो है उनको सामना करना पड़ सकता है। उसमें फिजिकल हो सकती है, जिस्मानी तौर पे नुकसान पहुंच सकता है उनको, वर्बली जबान से उनके इमोशंस को यानी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यानी आप उनको बुरा भला कहना स्टार्ट कर दें। या फिर सम टाइम्स जो है वो अपोजिट जेंडर्स अगर हैं या सेम जेंडर्स भी, आपको पता है आजकल तो उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग है तो इसके अंदर हर तरह के लोग आते हैं, हर एक की सोच डिफरेंट है, उनकी उसकी आप कह लो कि तरबियत मुख्तलिफ है। ठीक है, तो उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी। तो इसलिए इस तरह के पेशों में आपको इस तरह के हैजर्ड्स का सामना करना पड़ता है। व्हाट आर दी सिम्टम्स, तो सिम्टम्स की अगर बात करें तो फिजिकल इंजरीज हो सकती हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, फेयर। अगर किसी बंदे को ये चीजें हैं किसी के अंदर, तो डेट्स मीन के वो उसके उसका जो सामना हुआ है वो एग्रेशन या वायलेंस के साथ हुआ है। तो अब इसको रोका किस तरह से जा सकता है, सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। एज ए एचएससी ऑफिसर, एचएससी मैनेजर, हमने ना सिर्फ के हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, उनको हाईलाइट करना है, बल्कि हमने उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस भी जो है वो रिकमेंड करने हैं। तो वो आपको कहता है कि इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट वर्क प्लेस पॉलिसीज। आपने सबसे पहले तो देखो कहानी जो है वो प्लानिंग फेज से स्टार्ट होती है। तो प्लानिंग में पॉलिसी, जारी सी बात है प्लानिंग है, तो अब उस वक्त हमें ये चाहिए कि हम एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाएं इस हवाले से, और वर्कर्स को उनको गाइड करें, कस्टमर्स को गाइड करें, डिस्प्ले करें पॉलिसी को, ताकि हर बंदा उसको पढ़े, जाने, समझे और उससे अवेयर हो। फिर हमें वर्कर्स को जो है वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि अगर कोई कंफ्लिक्ट हो भी जाती है तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। और फिर हमने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि वहाँ पे जो इन्वायरमेंट हो वो बड़ा सिक्योर हो, अपनी सिक्योरिटी को हमने हाई अलर्ट रखना है इस तरह की जगहों पे। ठीक है, जहाँ पे आपको पता है लोगों का आना जाना है, जिस तरह अब एयरपोर्ट है या कोई शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग मॉल है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का बड़ा एक रोल होता है। और उसके अलावा हमें अपनी जो कम्युनिकेशन है इसको बड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा, यानी मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इजी होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, और आप फौरी तौर पे किसी भी हादसे को या किसी भी इशू को रिपोर्ट कर सकें, ताकि उसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन लिया जा सके। तो ये इस क्वेश्चंस थे जो कि इससे रिलेटेड है। तो अब इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट हैजर्ड है वो है बुलिंग। यानी आप इस पिक्चर में भी बुलिंग के हवाले से देख सकते हो कि अब ये हाउसकीपर, एक बंदा जो है वो हाउसकीपिंग कर रहा है, और जो है बाकी सारे लोग जो है वो हुटिंग कर रहे हैं, इसको टीज कर रहे हैं। ठीक है, इसको चिढ़ा रहे हैं, और वो बंदा बड़ा ही ज्यादा जो है वो स्ट्रेस में आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये आपको पता है कि हर वर्क प्लेस के ऊपर कुछ इस तरह के जरासीम होते हैं, इस तरह के लोग पाए जाते हैं कि जो इस तरह की हरकतें करते हैं। तो इसलिए यानी वो अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है उनका। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है कि जब लोग होंगे तो हर एक की मेंटेलिटी एक जैसी नहीं होती, तो हमें जाहिर सी बात है इसके साथ भी डील करना पड़ेगा। तो अब उसके वाले से क्वेश्चंस हैं, इनका हम आंसर देख लेते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन का आंसर देखा था। तो अब वो यहाँ पे हमें कहता है कि बुलिंग बेसिकली क्या है, कि उसकी एग्जांपल में वर्बल इंसल्ट हो सकती है, स्प्रेडिंग रूमर्स, आपके खिलाफ कोई ऐसी बातें फैला रहा है जो कि सच ही नहीं है। ठीक है, जिससे आपकी रेपुटेशन खराब हो रही है। उसके अलावा जो है ना साइबर बुलिंग भी आ जाता है, सोशल एक्सक्लूजन वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग। ठीक है, और साइबर बुलिंग के अंदर ये जो नेट के ऊपर जो है वो लोग अक्सर आईडीज हैक कर लेते हैं, और उसके बाद डाटा वगैरह चुरा लेते हैं, और फिर आपको ब्लैकमेलिंग होती है। तो ये सारा सिनेरियो है। इसकी सिम्टम्स वही सेम पिछली वाली हैजर्ड से मिलती जुलती हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस है, और इलमेंट या फिर हेडेक आपके हो सकता है, सर में दर्द होगा। तो ये सिचुएशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो अब इसका क्या, हम इसके हवाले से हम क्या कर सकते हैं, तो वही बात सेम कि मेक एंटी बुलिंग पॉलिसीज, हमें पॉलिसी बनानी पड़ेगी। उसके अलावा विक्टिम्स जो हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उनको उनको आप कह लो कि उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उनको दोबारा से नॉर्मल करने के लिए हमें उनसे बातचीत करनी पड़ेगी, उनको रेस्ट ब्रेक दे सकते हैं, उनको इनकरेज करें। ठीक है, उनका हौसला दें, और उनको कम्युनिकेशंस वगैरह सिखाएं, उनको उनको बताएं कि कोई भी इशू हो तो आपने फौरी इसको इस तरह से रिपोर्ट करना है, तो हम उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे। तो ये था बुलिंग के हवाले से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा हैजर्ड है वो हमारे पास है केमिकल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब आपको पता है कि हर एक वर्क प्लेस के ऊपर, चाहे जिस तरह की भी वर्क प्लेस हो, कुछ ना कुछ हमारा हमारा केमिकल से एक्सपोजर डेली डेली बेसिस पे होता ही रहता है। ठीक है, तो अगर क्लीनिंग है फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपको पता है क्लीनिंग मटेरियल्स हैं, उसके अलावा कोई केमिकल इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी आप कह लो कि ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कुछ ना किसी हद तक हम केमिकल्स को यूज कर रहे होते हैं। तो उस हवाले से उनके क्या हैजर्ड्स हैं, ठीक है, हम किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से खुद को सेव कर सकते हैं, तो ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखते हैं सेम पिछले क्वेश्चंस की तरह। अब वो हमें कह रहा है
कि व्हाट आर सम हार्मफुल सब्सटेंसेस फाउंड इन योर वर्क प्लेस। तो सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है, जैसे सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, क्लीनिंग के लिए एसिड्स हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, एस्बेस्टॉस हो सकता है। अब ये एस्बेस्टॉस जो है वो एक ऐसा केमिकल है कि जिससे जो है, आपने आयुष के चैप्टर नंबर 1 में जो हमने क्विज पढ़ा था उसमें आपको याद होगा कि हमने देखा था कि काफी सारे लोगों की जानें जो है वो इसी एस्बेस्टॉस के एक्सपोजर से हुई थी, जब जब इसको हमें नहीं आइडिया था। एस्बेस्टोस हमारी जिंदगी में डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल हो रहा होता है, जिस तरह आइसोलेशन के लिए ऑयल एंड गैस में आप देखो तो वो यूज कर रहे होते हैं। उसके अलावा ब्रेक लेदर्स जो बनते हैं उसके अंदर भी ये यूज हो रहा होता है। उसके अलावा डिफरेंट आप कह लो फॉल सीलिंग के अंदर आपका ये यूज होता है। ठीक है, पेंट्स के अंदर भी समटाइम्स ये पाया जाता है। तो यानी ये डिफरेंट जगहों पे यूज हो रहा होता है। हमारी बार पुराने दौर में छतें होती थी वो इस मटेरियल से बनी हुई होती थी। तो इससे हमारा एक्सपोजर जो है वो डेली बेसिस पे होता था पहले। अब इसका यूज थोड़ा सा कम हो गया है। उसके अलावा डिफरेंट क्लीनिंग एजेंट्स वगैरह हैं जिनका यूज होता है, और वो केमिकल जो है वो उसकी कैटेगरी में आते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो उसके लेबल्स को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके साथ एक सेफ्टी डाटा शीट आती है, या उसको एमएसडीएस भी कह रहे होते हैं या एसडीएस भी कह रहे होते हैं। तो उसको पढ़ने से हमें आइडिया हो सकता है कि ये केमिकल किस चीज से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका अगर इससे एक्सपायर हो जाए तो क्या होगा, इसको सेव किस तरह से करना है, स्टोर किस तरह से करना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स हमें पता होंगी, इसको पढ़ के हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके ऊपर से। उसके अलावा वर्क प्लेस की जो जाहिर सी बात है रिस्क असेसमेंट है। तो रिस्क असेसमेंट में कोई भी अगर केमिकल यूज कर रहे हैं तो उसके वाले से वहां पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, जो उसके हैजर्ड्स हैं और जो जो कंट्रोल मेजर्स हैं। अच्छा, केमिकल का हमारे हमारे ऊपर क्या असर होता है, किस तरह से ये हम इफेक्ट कर सकते हैं। तो केमिकल जो है वो स्किन इरिटेंट हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, पॉइजनस हो सकते हैं, और अगर लंबे अरसे तक हम इनके साथ एक्सपोज होते रहे तो कैंसर का सबब बनते हैं, सेम लाइक दी एस्बेस्टॉस। ठीक है, तो इसमें अब कुछ डिटेल्स और भी हैं केमिकल की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में किस तरह से जाते हैं। तो इसमें अब लिखा हुआ है कि पाथ ऑफ एंट्री ऑफ केमिकल इन बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल जो है वो 4 तरीकों से जाते हैं। सबसे पहला तरीका है वो इंजेक्शन, उसको बोलते हैं हमारे माउथ के जरिए। ठीक है, अब कोई हमारे हाथ पे केमिकल लगा है, हाथ धोए बगैर हमने कोई खाना खा लिया तो वो केमिकल हमारी बॉडी में चला जाएगा। इसी तरह से दूसरा है इनहेलेशन, यानी ब्रीथिंग के जरिए, सांस लेने के अमल के जरिए जो है आपका जो यानी केमिकल है वो आपके जिस्म में जा सकता है, और ये जो है वो अनकंट्रोल्ड वे है। ठीक है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अगर एनवायरनमेंट में कोई टॉक्सिक फ्लेमेबल गैस या कोई इस तरह का एक केमिकल मौजूद होगा तो वो आपके सांस के जरिए आपकी स्किन में जा सकता है। इसी तरह से फिर एब्जॉर्प्शन होती है। एब्जॉर्प्शन से मुराद ये है कि आपकी स्किन जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो उसके अलावा लास्ट जो है वो इंजेक्शन है, मीन्स कि किसी सिरिंज की मदद से या किसी इक्विपमेंट की मदद से जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये मोड ऑफ एंट्री ऑफ केमिकल इन योर बॉडी है। ठीक है, तो ये आपको वैसे ही नॉलेज के लिए मैंने बताया है। तो अब इसके वाले से हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें इसकी प्रॉपर हैंडलिंग प्रोसीजर्स का पता होना चाहिए कि हमने इसको हैंडल किस तरह से करना है। उसके लिए वर्कर्स की ट्रेनिंग करवानी चाहिए। उसके अलावा वर्कर्स को प्रॉपर पीपीईज प्रोवाइड करनी चाहिए, गुड वेंटिलेशन होनी चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और जो उसकी शीट के ऊपर स्टोरेज की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं उसी तरह से हमें उसको केमिकल को स्टोर करना पड़ेगा। इसी तरह से हमें किसी भी केमिकल को उसकी शेल्फ लाइफ से ज्यादा हमने अपने पास उसको स्टोर नहीं करना है, यानी जैसे ही वो एक्सपायर हो रहा है तो उसको वहां से हटा दे। इसी तरह से हमने किसी ऐसे केमिकल को भी अपने पास स्टोर नहीं करना है जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है, यानी जरूरत से ज्यादा या जिसकी जरूरत नहीं है ऐसे केमिकल को आप ना परचेज करें, ना उसको अपने पास अपनी वर्क प्लेस के ऊपर लेके आएंगे। जिसकी जितनी क्वांटिटी में जरूरत है उसको यूज करें, और उसके बाद उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें बकायदा इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए। तो ये हमारे पास हैजर्ड था। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हैजर्ड है वो हमारे पास है कंप्यूटर वर्क स्टेशन का। तो आपको पता है कि कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हैं जिनमें वर्कर्स ने सुबह 9 से 5 तक या इससे भी ज्यादा टाइम पीरियड के लिए बैठ के काम करना होता है, और उन्होंने लैपटॉप्स पे या कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर काम करना होता है। तो इस सिचुएशन में उनको जिन जिन हैजर्ड्स का सामना करना पड़ता है और जो जो मामला है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर किसी बंदे का कंप्यूटर के साथ ज्यादा एक्सपोजर है तो कॉमन इंजरीज उसमें सबसे पहले आई स्ट्रेन, यानी आपकी आई साइड वीक हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आपकी नजर के ऊपर असर पड़ सकता है। उसके अलावा रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज हैं, आरएसआई है, कार्पल टनल सिंड्रोम का वर्ड इसने यूज किया, यानी टेबल के ऊपर या आर्म रेस्ट के ऊपर बाजू रख रख के आपकी बाजू में दर्द यानी शुरू हो जाता है। इस तरह का इशू इसको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। और बैक पेन का इशू हो सकता है। उसके अलावा हम किस तरह से इंजरी से बच सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन। तो मेंटेन एर्गोनॉमिक्स। अब यहाँ पे इसने एक टर्म यूज की हुई है एर्गोनॉमिक्स की। एर्गोनॉमिक्स का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी फील्ड है, इसका मतलब सिंपल ये है कि किसी भी पर्सन का उसकी वर्क प्लेस के साथ क्या जो आप कह लो कि एक्सपोयर है या उसका क्या रिलेशन है,
ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। यानी एक बंदा जो है वो काम जो कर रहा है, अब अपने काम के दौरान वो किस किस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, उसका उसके साथ क्या आप कह लो कि रिएक्शन हो रहा है, रिलेशन उसका क्या है, किस तरह से वो उसको इंटरफेयर कर रही है उसकी इन्वायरमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाती हैं, एर्गोनॉमिक्स में आती हैं। यानी अब बैंक में एक बंदा काम कर रहा है, तो बैंक वाले बंदे ने चेयर के ऊपर बैठ के काम करना है और उसने जो है वो स्क्रीन के ऊपर टाइपिंग भी करनी है। तो अब उसकी वर्क प्लेस के साथ ये उसका क्या है, इंटरेक्शन है। तो इस इंटरेक्शन को हमने, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये इंटरेक्शन है, तो हमें प्रॉपरली चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी कि जो उसकी सेहत के लिए नुकसान देना हो, कि अगर ज़्यादा देर तक भी वो वहाँ काम करे तो उसको उससे कोई नुकसान ना हो। अब यानी उसकी चेयर जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी हाइट, टेबल की हाइट, स्क्रीन का उसकी नज़र के साथ या उसकी हाइट के साथ या उसके फेस के साथ एंगल क्या बन रहा है, उसके सब चेयर के ऊपर नेक रेस्ट होना चाहिए, आर्म रेस्ट होना चाहिए। ठीक है। यानी वो इंतहाई कंफर्टेबल वे में वहां बैठ के काम कर सके। अगर हम इस चीज को मेंटेन नहीं करेंगे तो कुछ ही अरसे बाद उसको इश्यूज होना शुरू हो जाएंगे, जैसे बैक पेन का, बैक बोन का मसला हो सकता है उसको। ठीक है। उसके अलावा कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है, आई स्ट्रेन स्ट्रेस में जा सकता है। तो इसलिए हमें एर्गोनॉमिक्स का जो है वो प्रॉपरली ख्याल करना पड़ेगा। ये एक पूरी फील्ड है, कायदा प्रोफेशनल्स को हायर किया जाता है जो कि एर्गोनॉमिक्स को जाके डिजाइन करते हैं वर्क प्लेस के ऊपर। इसी तरह से रेगुलर ब्रेक्स प्रोवाइड की जाए वर्कर्स को, स्क्रीन को एडजस्ट किया जाए, उसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट किया जाए और डिफरेंट टूल्स को यूज किया जाए ताकि एर्गोनॉमिक्स को मेंटेन किया जा सके। तो ये थी एर्गोनॉमिक्स का हैजर्ड। अब नेक्स्ट वो, और ये किस में पाया जाता है, कंप्यूटर वर्क स्टेशन के अंदर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हैजर्ड है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी का हैजर्ड। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपको पता है कि अगर तो हमारे पास हम डिफरेंट अपनी वर्क प्लेस के ऊपर डिफरेंट इक्विपमेंट्स को, बल्कि हमारे ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमको ये ऐसा ना हो कि हमको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज ना करें। ठीक है। तो हम, आपको पता है, डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अब उनके साथ उनको यूज करने के दौरान समटाइम्स हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से, ठीक है, हम हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हमें करंट लग सकता है या डिफरेंट हैजर्ड्स का सामना करना पड़ सकता है। अब वो कौन कौन से हैजर्ड्स हैं। अब वो कहता है कि इट कैन, बट हाउ कैन इलेक्ट्रिसिटी हार्म यू। तो उसमें कहता है इट कैन काज इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकते हैं, कोई फर्टिलिटी हो सकती है, या इलेक्ट्रिक्यूशन यानी वही आपका ऐसा करंट लगे या आपकी बॉडी जल सकती है जिससे आपकी जान भी जा सकती है इन सेवेयर केसेस। तो इस तरह की चीजों को आपको फेस करना पड़ सकता है। तो व्हाट डू यू डू इन इवेंट ऑफ हार्म। अगर कोई नुकसान पहुंचता है, किसी बंदे को करंट लगता है, तो आप क्या करोगे। तो सबसे पहला जो आपने काम काम करना है वो पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद फर्स्ट एड प्रोवाइड करनी है और मेडिकल असिस्टेंस जो है वो उसको, यानी इमरजेंसी रिस्पांस टीम को आपने कॉल करनी है। वो आएंगे तो वो उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। जब तक वो नहीं आ जाते तो आपने उस बंदे का ख्याल रखना है। तो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है फर्स्ट एड की, उसको यूज करते हुए आपने उसका उसका ख्याल रखना है। तो उसके अलावा हम किस तरह से नुकसान से बच सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी हैजर्ड से। सबसे पहले तो हमने प्रॉपरली इंसुलेट करना है इलेक्ट्रिकल वायर्स को, या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चेक करनी है, वो प्रॉपरली इंस्पेक्टेड होनी चाहिए थर्ड पार्टी। ठीक है। उसके अलावा और उनकी पीरियोडिक इंस्पेक्शन होनी चाहिए। उसको उनको यूज करते वक्त हमने प्रॉपरली शॉक रेजिस्टेंस ग्लव्स पहनने हैं, यानी प्रॉपर पीपीज को आपने पहनना है। ठीक है। आपके हाथ जो है वो गीले नहीं होने चाहिए, जूता आपने पहना होना चाहिए, बेयर फुटेड आपने किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को यूज नहीं करना या ऑपरेट नहीं करना। ठीक है। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रिकल हैजर्ड से बच सकते हैं। अब हमारे पास इसी तरह से नेक्स्ट हैजर्ड जो है वो क्या है, वो हमारे पास है जी फायर का हैजर्ड। अब फायर क्या है, तो फायर बेसिकली तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, और चौथा जो है वो चीज उसमें चेन रिएक्शन आ जाता है। यानी फ्यूल आपका होगा, उसके अलावा इग्निशन सोर्स होगा और ऑक्सीजन, इन तीन चीजों की मौजूदगी में, और ये इतने करीब हों कि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो उसको हम उससे क्या होगा, आग लग जाएगी। तो आग बेसिकली क्या है कि एक चेन रिएक्शन है तीन चीजों के दरमियान, फ्यूल, इग्निशन सोर्स और ऑक्सीजन के दरमियान। तो जब ये स्टार्ट होता है तो इससे हमारे पास काफी नुकसान होता है। ठीक है। तो अब इससे बचा किस तरह से जा सकता है, तो उसके वाले से अब इसके जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। वो कहता है कि हाउ कैन फायर स्टार्ट, आग लगती किस तरह से। तो आग जो है वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करने से भी लग सकती है कि आपने उसको जैसी प्लग इन किया, स्विच को ऑन किया, उसमें कोई फॉल्ट था, शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से स्पार्क पैदा हुआ, और स्पार्क पैदा होने के नतीजे में हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद थी और कोई आसपास कोई फ्यूल हो सकता है, तो आग लग सकती है। इसी तरह से ओपन फ्लेम है, फिर फ्लेमेबल मटेरियल है, या इम्प्रॉपर स्टोरेज ऑफ केमिकल्स। केमिकल समटाइम आपस में रिएक्ट करके जो है वो हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी आग लग सकती है। तो इनसे बचा किस तरह से जा सकता है।
उसके बचने के लिए है कि आपको सबसे पहले इक्विपमेंट की रेगुलर इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी। जो भी आपके फ्लेमेबल मटेरियल्स हैं उनको आपको प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा, सेपरेट स्टोर करना पड़ेगा, ओपन एरिया में स्टोर करना पड़ेगा, प्रॉपर वेंटिलेशन वहाँ इंश्योर करवानी पड़ेगी आपको। प्रॉपर आपको गुड हाउसकीपिंग वहाँ पे, यानी कोई भी फ्लेमेबल कंबस्टिबल मटेरियल जैसे वुड, प्लास्टिक, पेपर वगैरह जो है वो इस तरह की चीज़ों के करीब नहीं होना चाहिए। उसके अलावा इन प्रोसीजर्स को हमें रिव्यू करना पड़ेगा और इसमें जो भी मजीद बेहतरी आ सकती है इसको हमें पीरियोडिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, अगर आग लग भी जाती है तो किस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले मॉक ड्रिल्स जो है वो कंडक्ट करानी पड़ेंगी। यानी मॉक ड्रिल्स का से मुराद ये है कि वीकली आपको एक ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी और वर्कर्स को पहले उसका प्री नोटिस देंगे आप। नोटिस देने के बाद आप एक ड्रिल करेंगे, उसमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो उनकी प्रैक्टिस की जाएगी ताकि वर्कर्स जो है वो प्रैक्टिकल रहें फील्ड में और उनको चीज़ें जो है वो याद रहें, भूल ना जाए। फिर इवैक्यूएशन रूट्स जो है उनको डिस्कस करें, उनको डिस्प्ले करवाएं, इंडक्शन मीटिंग्स के अंदर, इंडक्शन ट्रेनिंग्स के अंदर वर्कर्स को बताएं कि हमारे पास जो है वो ये इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट है, ठीक है। हमारे यहाँ यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, अलार्म इस जगह पे हैं, ठीक है। और अलार्म जो फायर अलार्म होने चाहिए वो हाईली एक्सेसिबल एरिया के अंदर होने चाहिए ताकि हर वर्कर उस तक इजीली पहुंच सके और वो फंक्शनल भी हो। ये ना हो जस्ट लगे हुए हो, बल्कि वो फंक्शनल भी होने चाहिए, उनकी प्रॉपरली इंस्पेक्शन हो ताकि वो इन केस ऑफ इमरजेंसी जब उनको चलाया जाए तो वो प्रॉपर सिग्नल को कन्वे करें कंट्रोल रूम तक और इमरजेंसी सर्विसेज तक, ताकि वो टाइमली वहां पहुंच के रिस्पॉन्स कर सकें। फिर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने इमरजेंसी प्रोसीजर्स को याद करना है, उनको समझना है, जानना है। उसके अलावा ड्रिल्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है। कोई भी हैजर्ड अगर हम देखते हैं, कोई अनसेफ कंडीशन देखते हैं या किसी वर्कर को कोई अनसेफ एक्ट करते हुए देखते हैं तो उसको हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा इंश्योर दी पर्सनल एंड को वर्कर सेफ्टी ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, और अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो सबसे पहले खुद की सेफ्टी का ख्याल रखना है और फिर बाकी वर्कर्स की सेफ्टी का भी हमने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास क्या था, फायर का हैजर्ड था। अब नेक्स्ट हम देखें अगर, तो अब ये देखें इस पिक्चर में अगर आप देखें तो इन्होंने फायर एग्जिट के आगे सामान रखा हुआ है। तो अगर आप इसको क्लियर नहीं रखेंगे हर्डल से तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको मुश्किल होगी। आप इनसे डील करेंगे या आप खुद को इवैक्यूएट करेंगे या खुद को बचाएंगे। तो इसलिए इस तरह की गलती आपने कभी भी नहीं करनी। जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वहां कोई पार्किंग नहीं होनी, कार नहीं पार्क होनी चाहिए, वहां पे कोई सामान नहीं होना चाहिए, कोई स्टोरेज एरिया ना वहां पे बनाया जाए, बल्कि एक्सेस एंड एग्रेस को क्या रखा जाए, क्लियर रखा जाए। नेक्स्ट, अब गेटिंग इन एंड आउट से मुराद क्या है। अब इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये देखो आने जाने के रास्ते में ये लोग हॉर्स प्ले कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं, ठीक है, सीरियस नहीं ले रहे। और आगे जो है वो चीजें जो है वो नीचे गिनी हुई हैं, सामान को प्रॉपरली शिफ्ट नहीं कर रहे, उसको प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर रहे, और बजाय अटेंशन से यानी अटेंटिव होके काम करने के एक बंदा उसके ऊपर बैठ के जुड़े रहा है और दूसरा बंदा जो है वो पीछे से उसको धक्का लगा रहा है। तो ये एक बड़ा आप कह लो कि गैर जिम्मेदाराना काम है वर्क प्लेस के ऊपर। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो अब वो हमें कहता है कि हाउ कैन एंट्रेंस एंड एग्जिट बी हार्मफुल, यानी आने जाने का रास्ता हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो इस तरह से नुकसान पहुंचाएगा कि अगर वो ब्लॉक हुआ हुआ है या उसमें प्रॉपरली लाइटेड नहीं है एरिया, वो पुअर लाइट होने की वजह से, अब आपने अक्सर देखा होगा कि सीढ़ियों में लाइट ना हो तो अक्सर जो है वो बंदा स्लिप होने लगता है, गिरने लगता है, हमें हमें स्टेप्स का आइडिया नहीं होता। तो अक्सर सीढ़ियों में लाइट लगाई जाती है ताकि हमारे पास जो है वो रास्ता हाईली विजिबल हो सके और हम किसी भी हादसे से बच सकें। फिर स्लिपरी अगर होगा, फिर क्राउडेड अगर हुआ है, बहुत ज्यादा लोग वहां इकट्ठे हैं, उसके अलावा लीडिंग टू ट्रिप्स, कोई भी पूरा हाउस कीपिंग है तो आप वहां से ठोकर खा के गिर सकते हो। उसके अलावा जो है वो और डिफिकल्टी इन इवैक्यूएशन इन इमरजेंसी, और अगर इमरजेंसी के अंदर रास्ता ब्लॉक होगा प्रॉपरली, जितने बंदे वहां पे हैं उसके मुताबिक अगर वहां पे इमरजेंसी एग्जिट रूट्स नहीं होंगे तो भी लोग एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं, भगदड़ मच सकती है, नीचे लोग गिरेंगे, दूसरे लोग उनके ऊपर चढ़ जाएंगे, रोन देंगे उनको। जिस तरह आपने अक्सर सुना होगा हज के मौके पे या उम्रा के मौके पे जब रश बढ़ जाता है तो कई लोगों को इस तरह से नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए हमें एंट्री को और एग्जिट को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। और इसी तरह से हम इससे बच किस तरह से सकते हैं, तो सबसे पहले पाथवे को क्लियर करें, प्रॉपर लाइटिंग प्रोवाइड करें, स्लिप रेसिस्टेंट सर्विस होनी चाहिए, सरफेस होनी चाहिए। वहां हम कोई मैट लगा सकते हैं या उसका फ्लोर ही इस तरह से बनाया जाए ताकि वहां से बंदा गिरे ना। और क्लियरली इमरजेंसी एग्जिट्स को क्या किया जाए, क्लियरली मार्क किया जाए, उनकी निशानदेही की जाए ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जो है हमें उनका पता चल सके, ठीक है। तो ये हमारे पास जो गेटिंग इन एंड आउट जो था इसके हवाले से ये हमारे पास डिटेल्स थी। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइट का, वर्क एट हाइट का हैजर्ड। तो आपको पता है हमारी वर्क प्लेस के ऊपर डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें हमें हाइट के ऊपर काम करना पड़ता है। तो अब हाइट के ऊपर काम करने के हवाले से हमें क्या क्या मुश्किलात जो हैं जिनका सामना करना पड़ता है, उसके हवाले से हम सेफ्टी को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये डिस्कस करेंगे। तो अब सबसे पहले दो क्वेश्चन है इसके, व्हाट आर दी मेन काजेज ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट, के गिरता बंदा क्यों है हाइट से, और दूसरा हाउ कैन यू इंक्रीज सेफ्टी व्हेन वर्किंग एट हाइट।
तो अब इनके आंसर की तरफ हम जाते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो था कि व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ फॉल फ्रॉम हाइट, तो उसमें हमारे पास मेन काजेज में आ जाता है कि अनस्टेबल सर्फेस हो सकती है, लैक ऑफ गार्ड रेल्स हो सकती हैं, इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैडर हो सकता है, एंड इनसफिशिएंट फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मेजर एक कंसेप्ट है दो चीज़ों का, वो मैं क्लियर करता चलूँ कि दो तरह की डिवाइसेस होती हैं। एक होती है फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस और दूसरी होती है फॉल प्रिवेंशन। ठीक है। तो फॉल प्रिवेंशन वो डिवाइस या वो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी वर्कर को जब वो हाइट पे काम कर रहा होता है उसको गिरने से ही रोकते हैं, यानी उसको गिरने ही नहीं देते। जैसे गार्ड रेल इंस्टॉल कर दी हमने, यानी किसी प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है वर्कर, तो हमने उसके जो है ना चारों तरफ जो है वो गार्ड रेल लगा दी। तो अब ये गार्ड रेल किस चीज़ का काम करेगी? ये फॉल प्रिवेंशन का काम करेगी, उसको प्रिवेंट करेगी, गिरने से रोकेगी। दूसरी डिवाइस जो होती है वो होती है फॉल प्रोटेक्शन डिवाइस। प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी भी वजह से बंदा जो है वो गिर गया नीचे, अब वो जब गिर जाएगा तो उसको फ्लोर के साथ या ग्राउंड के साथ हिट होने से रोकने के लिए हम उसको एडिशनल कंट्रोल मेजर्स के तौर पे पीपीईज के अंदर जो शामिल होती है उसको फुल बॉडी हार्नेस पहनाते हैं। अब वो जो फुल बॉडी हार्नेस है वो बेसिकली किसके अंदर आ रही है? फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में आ रही है। यानी वो उस बंदे को ग्राउंड पे गिरने से, यानी उसको हिट करने से रोकेगी। गिर तो वो गया है लेकिन अब उसको जो है जमीन पे उसके साथ टकरा के जो उसको चोट वगैरह लगनी है उससे उसको वो प्रोटेक्ट करेगी। तो फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन में ये मोस्टली इंटरव्यूज में क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो इस हवाले से ये आप कह लें। तो इस तरह से हम यानी अगर फॉर एग्जांपल किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं है चारों तरफ कोई भी आप कह लें कि गार्ड रेलिंग सिस्टम जो है नहीं है, तो उससे भी क्या आउटकम होगी कि बंदा जो है वो हाइट से गिर सकता है। ठीक है। तो इसलिए आपको गार्ड रेल लगानी पड़ेगी। अगर कोई बंदा लैडर यूज कर रहा है तो लैडर को यूज के दौरान उसको प्रॉपरली लैडर ने अप साइड और डाउन साइड साइड से सिक्योर रहना चाहिए, और एटलीस्ट 1 मीटर जो है वो एक्सटेंड होनी चाहिए उस प्लेटफॉर्म से जिस प्लेटफॉर्म पे बंदे ने काम करना है, यानी चढ़ते वक्त जो है। ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है। तो इस हवाले से जो है ना वो एक हदीस भी मेरे जहन में आ गई है, सुनन अब्ने दाऊद की है, 5041 नंबर, कि जो शख्स किसी ऐसी छत पर सोए जिसके गिर्द कोई मंडीर यानी चार दीवारी वगैरह ना हो तो अल्लाह से उसकी हिफाजत का जिम्मा उठ गया। यानी हमें हमारा जो इस्लाम भी जो है ना वो हमें इस हवाले से गाइड करता है कि पहले हमने अपनी हिफाजती तदाबीर जो है वो खुद करनी है, उसके बाद फिर जो है वो हमने उसको अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देना है। बहरहाल तो ये वैसे ही मेरे जहन में एक हदीस आ गई थी, अभी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी। तो इसलिए जो है ना यानी आपने, अब वो कहता है कि हाउ कैन यू इंक्रीज सेफ्टी व्हेन वर्किंग। अब सेफ्टी को किस तरह से बढ़ा सकते हो कि सबसे पहले आपने फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वही आपने यूज करना है, यानी से फुल बॉडी हार्नेस पहननी है, या फिर आप जिस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है उसके चारों तरफ आप कोई भी नेट यूज कर सकते हैं ताकि अगर कोई बंदा गिरे भी सही तो वो उस नेट के ऊपर आके गिरे। फिर आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपका जो प्लेटफॉर्म होना चाहिए वो स्टेबल हो और सिक्योर हो। फिर गार्ड रेल्स वगैरह उसको सिक्योर करने के लिए आप गार्ड रेल्स लगाएं उसकी चारों तरफ। और उसके अलावा सेफ लैडर प्रैक्टिसेस को यूज करना है, यानी सीढ़ी को चढ़ते वक्त आपने वो जो 3 पॉइंट कांटेक्ट वाला सीन है उसको यूज करना है, यानी आपके दो हाथ या एक पाँव जो है वो लैडर के साथ हर टाइम कांटेक्ट में रहे, या दोनों पाँव और एक हाथ जो है वो लैडर के साथ कांटेक्ट में रहे। यानी दो चीजें जो है वो आपकी हवा में नहीं होनी चाहिए, दोनों हाथ या दोनों पाँव। तो तीन चीजें आपकी एट अ टाइम जो है वो उसकी रंग्स के ऊपर होनी चाहिए। ठीक है। तो ये सिनेरियो है। तो नेक्स्ट हैजर्ड की तरफ अगर इसकी तरफ हम आए तो वो हमारा हैजर्ड जो है वो है हाउस कीपिंग। अब हाउस कीपिंग बेसिकली क्या है? सिंपल देखोगे, जो चीज जो है उसको प्रॉपरली सिक्योर करें, जिस चीज की जो प्रॉपर जगह हो उसको वहां पे रखा जाए बजाय इसके कि उसको इधर उधर रख दिया जाए। तो ये क्या है? हाउस कीपिंग है। तो हाउस कीपिंग को वैसे सफाई सुथराई में भी आ जाता है कि अगर आपने कोई चीज यूज की है, यूज करने के बाद आप अब वो खत्म हो गई है, खराब हो गया है या यूज नहीं कर रहे, तो उसको प्रॉपरली डिस्पोज करें, उसको सिक्योर करें। ठीक है, ताकि वो वहां पे मैस क्रिएट ना करे। तो इस हवाले से अब इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, हाउसकीपिंग के क्वेश्चंस को। तो अब हाउसकीपिंग में वो कह रहा है कि हाउ कैन प्रॉपर हाउसकीपिंग काज हाउ कैन पुअर हाउसकीपिंग काज हार्म, यानी अगर आपकी हाउसकीपिंग पुअर है तो उससे क्या नुकसान पहुंच सकता है? तो उससे स्लिप हो सकते हैं, ट्रिप हो सकते हैं, फॉल हो सकता है। यानी अगर कोई ऑयल स्पिल जाए, कोई लिक्विड फ्लोर के ऊपर गिरा हुआ है तो उससे आप स्लिप हो सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपके रास्ते में पड़ी हुई है तो आप उससे ट्रिप होके गिर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई फ्लेमेबल मटेरियल या कंबस्टेबल मटेरियल आपकी वर्क प्लेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई भी उसको स्पार्क लगेगा, मिलेगा उसको, इग्निशन सोर्स जैसे ही उसको मिलेगा तो उससे आग भी लग सकती है। और उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टेड इमरजेंसी एग्जिट, और समटाइम्स मैंने आपको लास्ट टाइम भी पिक्चर में दिखाया था कि इमरजेंसी एग्जिट के सामने हम लोगों ने समटाइम्स जो है वो सामान रखा होता है। तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि ये पिछली पिक्चर ही थी आई थिंक सो, ये देखें, ये इमरजेंसी एग्जिट है, फायर एग्जिट, और इसके सामने उन्होंने सामान रखा हुआ है। तो अब इस सिचुएशन में भी हमें मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप प्रॉपर हाउसकीपिंग से क्या होगा कि हमारे जो जो भी इमरजेंसी एग्जिट्स के पाथवेज हैं वो क्या होंगे? क्लियर होंगे।
ठीक है। तो नेक्स्ट हैजर्ड की तरफ अगर जाएं तो वो पुअर लाइटिंग है, यानी अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हो और वहां पे लाइटिंग कंडीशन पुअर है, तो इस सिचुएशन में भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप किसी भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए वर्क प्लेस के ऊपर प्रॉपर लाइट होना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस हवाले से अब इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस में अब वो हमें कहता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गुड लाइटिंग, यानी अगर आप अपनी वर्क प्लेस के ऊपर लाइटिंग को मेंटेन करते हो, मैनेज करते हो, तो उसके फायदे क्या होंगे। सबसे पहले तो ये आई स्ट्रेन को रिड्यूस करता है, यानी देखने में जो आपको दिक्कत होती है, आपकी आंखों पे जो जोर पड़ता है, तो वो कम। ये चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर बहुत ज्यादा लाइट हो जाए तब भी नुकसानदेह है, वो आई स्ट्रेन क्रिएट करेगी, और बहुत ही कम हो तब भी, यानी प्रॉपर बैलेंस होनी चाहिए आपकी जो विजिबिलिटी है उसके लिए लाइट जो है। फिर इससे अगर लाइटिंग प्रॉपर होगी तो आपको चीजें नजर आएंगी, अगर कोई हर्डल है, कोई चीज गिरी पड़ी है, वो आपको प्रॉपरली नजर आ जाएगी। इससे आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी और एक्सीडेंट का रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। फिर वो कहता है कि व्हाट आर दी की सेफ्टी इश्यूज विद लाइटिंग। अब उसके अंदर पुअर लाइटिंग कैन काज एक्सीडेंट, जारी सी बात है, जब लाइटिंग नहीं होगी, आपको नजर नहीं आएगा, तो आप अंदाजे से काम करोगे। जब अंदाजे से काम होगा तो उसमें एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आई स्ट्रेन, फटीग एंड डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग टास्क सेफली, और काम को सेफ्टी से परफॉर्म करने में आपको मुश्किल पेश आएगी। ठीक है। तो इसके बाद जो है इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, आप इसके वाले से क्या कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले इंश्योर करना है कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। इलिमिनेट ग्लेयर एंड शैडो, यानी ग्लेयर से मुराद बहुत ज्यादा तेज रोशनी भी ना हो और बहुत कम होने की वजह से जब साया बनना शुरू हो जाए तो वो भी ना हो, यानी प्रॉपरली मेंटेन हो उसकी लोकेशन, प्रॉपरली लाइट की लोकेशन भी वो प्रॉपर हो, यानी वो थॉरली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए पूरी वर्क प्लेस के ऊपर लाइट। उसके अलावा रेगुलरली मेंटेन करना है आपने लाइटिंग सिस्टम को, यानी उसकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए। अगर कोई इशू आ रहा है लाइटिंग सिस्टम में तो उसने उसको आपने सॉर्ट आउट करना है। तो ये चीजें आपने इसके हवाले से करनी है। अब नेक्स्ट वगैरह हमारा जो हैजर्ड है वो हमारे पास है मैनुअल हैंडलिंग। तो ये मैनुअल हैंडलिंग का जो हैजर्ड है ये हमारी वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है मैनुअल हैंडलिंग से मुराद ये है कि किसी भी सामान को, बैगेज को या लगेज को आपने एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है इंसान ने खुद से, बगैर किसी मशीन के कह लो या क्रेन के या बूम ट्रक के। ठीक है, तो अब इस ये अक्सर जगह पे करना पड़ता है, चाहे कोई प्लांट हो, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो, मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे भी हो रहा होता है, या आप किसी सुपर स्टोर वगैरह पे भी काम कर रहे हैं, तो मटेरियल को आपने एक जगह से दूसरी जगह रखना ही होता है। तो इस हवाले से आपको कुछ ख्याल रखना पड़ेगा, कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। आप उसमें इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल हैंडलिंग, फिर व्हाट फैक्टर अफेक्ट द रिस्क ऑफ इंजरी। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब पहला क्वेश्चन जो मैनुअल हैंडलिंग का था वो क्या था कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनुअल हैंडलिंग। सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि मैनुअल हैंडलिंग इन्वॉल्व लिफ्टिंग, कैरिंग और मूविंग ऑब्जेक्ट बाय हैंड और बॉडी फोर्स, यानी हाथ से या अपने जिस्म की मदद से, यानी बॉडी फोर्स की मदद से आपने चीजों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, शिफ्ट करना है। व्हाट फैक्टर इफेक्ट द रिस्क ऑफ इंजरी, अब इंजरी किस तरह से होती है। तो फैक्टर्स इंक्लूड द वेट एंड साइज ऑफ लोड। अब इसमें सबसे पहले वेट कितना है, उसका साइज कितना ज्यादा है। ठीक है, अब वेट एक अलग चीज है और साइज एक अलग चीज है। अब वेट अगर ज्यादा होगा, छोटे साइज की ऑब्जेक्ट भी उठाने में मुश्किल होगी। ठीक है, और वेट कम कर दें और साइज बहुत ज्यादा कर दें जिसको आप इजीली, हाथ नहीं आपका पहुंच पा रहा दोनों साइडों से, या आप उसको प्रॉपरली सिक्योर करके उठा नहीं सक रहे, तो दोनों सिचुएशन में आपको इश्यू होगा। उसके अलावा इम्प्रॉपर बॉडी पोस्चर अगर आपका है, यानी आप कमर की बल अगर झुक के चीजों को उठा रहे हैं बार बार, तो उससे आपको बैकबोन इंजरी हो सकती है, बैकबोन पेन हो सकता है। उसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क के ऊपर चीजें डिपेंड कर रही होती हैं कि कितनी दफा आपको चीजें जो है वो काम रिपीट करना पड़ा है बार बार, यानी पर मिनट या पर सेकंड जो है, सॉरी पर मिनट जो है वो आपको वो काम कितनी दफा रिपीट करना पड़ता है। तो ये चीज बड़ी डिपेंड कर रही होती है मैनुअल हैंडलिंग के अंदर। और उसके अलावा इंडिविजुअल की फिजिकल कैपेबिलिटी भी, कि यार उसके अंदर सलाहियत भी है कि वो इतने वेट को लिफ्ट कर सकता है या वो उठा ही नहीं सकता। तो इसलिए ये चीजें बड़ी क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। फिर व्हाट डू यू नीड टू थिंक अबाउट व्हेन असेसिंग द रिस्क ऑफ मैनुअल हैंडलिंग, यानी जब आप मैनुअल हैंडलिंग की रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं या उसका रिस्क जो है वो उसको असेस करते हैं, तो आपने किन किन चीजों के हवाले से को कंसिडर करना है और उनके हवाले से सोचना है। तो सबसे पहले आपने लोड देखना है कि लोड कितना ज्यादा है, कम है। ठीक है, और उसके अलावा टास्क क्या है, यानी टास्क से मुराद ये है कि किधर से उठाना है उसको और किधर जाके रखना है। फिर इन्वायरमेंट कैसा है वहां पे, यानी टेम्परेचर भी इसमें आ जाता होता है। इसमें आपकी वर्क प्लेस के ऊपर कोई हर्डल वगैरह तो नहीं है, कोई हिंड्रेंस तो नहीं, ऑब्स्टेकल तो नहीं पड़ी हुई। ठीक है, तो ये चीजें भी कंसिडर करनी पड़ती है। फिर जाहिर सी बात है इंडिविजुअल की कैपेबिलिटी भी है उसको उठाने की। नहीं, अब एक बंदा है उसका अपना बॉडी वेट जो है वो 50 kg है और उसको कहा जाए कि 40 kg जो है वो आपने लोड उठा के वहां शिफ्ट करना है, तो जाहिर सी बात है उसको उठाने में मुश्किल होगी। तो कैपेबिलिटी भी पर्सन टू पर्सन, वर्कर टू वर्कर क्या करती है, वेरी करती है। और नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका ये है कि व्हाट कैन यू डू अबाउट इट, तो आप इसके हवाले से अब क्या कंट्रोल मेजर या क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं। तो उसके हवाले से आपको सबसे पहले तो मैकेनिकल एड की जरूरत है, यानी आप कोई जैक ट्रॉली वगैरह यूज कर सकते हैं, यानी मैनुअल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी, एर्गोनॉमिक्स को मेंटेन करते हुए आप किस तरह से अपने प्रॉपर बॉडी पोस्चर को रखते हुए चीजों को उठाओगे।
रिस्क को असेस करना आना चाहिए आपको, एर्गोनॉमिक प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, और ताकि आपको कम से कम चोट लगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो हैजर्ड है वो हमारे पास है नॉइज। तो नॉइज का हैजर्ड भी मोस्टली वर्क प्लेस के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, जहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे होते हैं, मशीनरी यूज हो रही होती है। ठीक है, या कोई ऐसी वर्क प्लेस है जहाँ बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और क्राउड है, तो इस तरह की वर्क प्लेसेस के ऊपर भी नॉइज का हैजर्ड मौजूद होता है। तो इसके अब क्वेश्चंस के हवाले से हम देखते हैं। तो नॉइज में आप कहता है कि व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ हेयरिंग डैमेज, यानी आपकी समात का जो नुकसान है, सुनने की सलाहियत का नुकसान, उसके मेन वजूहत क्या हैं? प्रोलोंग्ड एक्सपोजर टू लाउड नॉइज, यानी अगर आप बहुत लंबे अरसे तक ऊंचे शोर के अंदर, यानी शोर के अंदर काम करते हैं, तो उससे भी आपकी जो कुव्वत समात है उसके ऊपर असर हो सकता है। फिर सडन लाउड इम्पैक्ट, अचानक से तेज आवाज आती है, कोई हॉर्न बजा है, आप जा रहे हो बाइक बाइक के ऊपर जा रहे हो अपनी रोड के ऊपर, और अचानक से पीछे 22 व्हीलर ट्रक आके अचानक से आपके हॉर्न दे, तो एक दफा आप खुद ही हिल जाते हो। ठीक है, तो ये सिनेरियो है। उसके अलावा एंड कंटिन्यूस यूज ऑफ नॉइजी नॉइजी मशीनरी विदाउट प्रोटेक्शन। और अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आप मशीन को यूज कर रहे हो, जिस तरह वो ड्रिल ड्रिल मशीन्स होती हैं हैवी किस्म की, या किसी की कोई जनरेटर या कोई फोर्कलिफ्ट ट्रक कोई यूज कर रहा है, या कोई इस तरह की हैवी मशीनरी जो है वो यूज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में अगर आप उसको विदाउट एयर प्रोटेक्शन यूज करते हो, यानी एयर प्रोटेक्शन में आप क्या है, एयर प्लग है या एयर मफ है, तो उस सिचुएशन में आपको इससे इशू हो सकता है, यानी आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है। तो व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? तो इसके वाले से आपको सबसे पहले एयर प्रोटेक्शन पहननी है, एयर प्लग या एयर मफ। 85 डेसिबल की रेंज होती है, वो सेफ जोन होता है, उससे ऊपर जितना भी साउंड होगा वो नॉइज कंसिडर किया जाएगा। तो 85 डेसिबल से अबव अगर नॉइज है, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने एयर प्लग को यूज करना है, अगर इससे भी ज्यादा है तो एयर मफ यूज करना है, अगर बहुत ही ज्यादा है 150 टू 200 तक चला गया है, ये नहीं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो फिर आपने डबल एयर प्रोटेक्शन को यूज करना है। मींस पहले एयर प्लग पहनेंगे, उसके ऊपर एयर मफ पहनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर इसके अलावा जो नॉइज का सोर्स है उसको कम किया जाए। ठीक है, उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा कैबिन बनाया जाए कि जो अमॉर्फस स्ट्रक्चर हो, उसकी सरफेस हो, जो नॉइज की जो वेव्स हैं उनको एब्जॉर्ब करे, उनको इको से बचाए, उनको ज्यादा ट्रांसफर होने से बचाए, उनको रोके। ठीक है, या उसको मशीनरी को दूर रखा जाए, एक्सपोजर को लिमिटाइज किया जाए, यानी आपका जो एक्सपोजर टाइम है उस नॉइज से उसको कम किया जाए। और उसके अलावा रेगुलर हेयरिंग टेस्ट, यानी हेल्थ सर्वेलेंस होनी चाहिए, प्रॉपरली ऑडियोमेट्री टेस्ट हो, उसमें अगर किसी बंदे को इशू आ रहा है सुनने का, कानों में दर्द, सर में दर्द है, तो उसमें उसका टेस्ट किया जाए, ताकि आइडिया हो सके कि यार इसके ऊपर जो है वो इफेक्ट है, हुआ है नॉइस का या नहीं हुआ। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड। ठीक है, तो अब ये देखें वर्क प्लेस के ऊपर, इस पिक्चर में भी आपको नजर आ रहा है कि नीचे वो कॉफी गिरी हुई है, और ये बंदा जो है वो मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है, लेकिन इसकी अटेंशन नहीं है, जिसकी वजह से ये वहां से स्लिप होके अब नीचे गिरेगा। तो इसके आउटकम्स क्या, कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं कि पर्सनल इंजरी भी हो सकती है बंदे को, और प्रॉपर्टी डैमेज, यानी कोई जो मशीन वो या जो उसने सामान वगैरह उठाया हुआ है वो भी टूट सकता है, खराब हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो अब इसके वाले से क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो व्हाट आर द कॉमन काजेज ऑफ स्लिप एंड ट्रिप, और व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस स्लिप ट्रिप? तो इसके इन क्वेश्चंस के आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे। तो कॉमन काजेज के अंदर क्या है कि वेट ऑयली सरफेस हो सकती है, लूज मैट, यानी अगर आपने जमीन के ऊपर, फ्लोर के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह या मैट बिछाया हुआ या कारपेट है, तो उस कारपेट से ट्रिप होके भी आप गिर सकते हो, अगर वो प्रॉपरली थोरली उसको आपने नीचे जो है वो चिपकाया नहीं हुआ, या उसके ऊपर जो भी मामलात होते हैं वो नहीं किए हुए आपने। ठीक है, तो अक्सर एजेस उभरे हुए होते हैं समटाइम्स, दो तीन कारपेट अगर आपने बिछाए हुए हैं, तो एक कारपेट जहां खत्म हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है, वो वाली साइड ऊपर उठी हुई है, तो उसमें भी आपका पाँव जो है वो ड्रिप हो सकता है। उसके अलावा अनइवन फ्लोर है, ऑब्वियसली सी बात है। क्लटर्ड वॉकवे, यानी गुजरने के रास्ते में अगर चीजें बिखरी भी पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा हर्डल्स हैं वहां पे, ऑब्स्टेकल्स हैं, या पुअर लाइटिंग है, तो इस सिचुएशन में आप वहां से ट्रिप होके या स्लिप होके गिर सकते हो। तो इसके वाले से अगर हम प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात करें, तो व्हाट कैन यू डू टू रिड्यूस स्लिप एंड ट्रिप? तो सबसे पहले की वॉकवे को क्लियर रखना है, स्पिल्स जो है अगर वहां पे स्पिल किट मौजूद हो, ताकि कोई भी चीज अगर गिरे तो उसको फौरी तौर पे साफ कर दिया जाए। उसके अलावा स्लिप रेजिस्टेंट फ्लोरिंग, यानी कि रफ सरफेस होनी चाहिए, जिससे बहुत ही ज्यादा पॉलिश, या जिस तरह ये मार्बल या टफ टाइल्स वगैरह इस तरह की चीजें नहीं लगी होनी चाहिए वर्क प्लेस पे। इसलिए आपने समटाइम्स एक्सपीरियंस भी किया होगा कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा होगा कि प्रॉपरली उन्होंने कोई कोई वो यानी टाइल्स वगैरह नहीं लगाई होती हैं, बल्कि रफ सरफेस रखी होती है, और जो मिट्टी वाली जगह होती है वहां पे उन्होंने छोटे छोटे पत्थर वगैरह भी डाले हुए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंश्योर प्रॉपर लाइटिंग, लाइटिंग को प्रॉपर आपने मेंटेन करना है, और गुड हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस को आपने, जारी सी बात है, जब हाउस कीपिंग प्रॉपर होगी, कोई भी चीज़ जो है वो रास्ते में नहीं होगी, ना गिरेगी, ना वहां पड़ी हुई होगी, तो उससे ट्रिप होके गिरने के चांसेस भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नेक्स्ट हैजर्ड की तरफ अगर हम मूव करें, तो नेक्स्ट हैजर्ड हमारा जो है वो है जी स्ट्रेस का हैजर्ड।
अब स्ट्रेस क्या चीज़ है कि बंदा जो है वो मेंटली आप कह लो कि वो टेंशन में है, उसको किसी चीज़ की उसके ज़हन के अंदर कोई इश्यू चल रहा है, कोई कोई टेंशन चल रही है, कोई घरेलू भी हो सकती है, काम से जुड़ी भी हो सकती है। तो अब उसका जो दिमाग होगा वो मेंटली तौर पे तो काम यानी फिजिकली तो वो वर्क प्लेस के ऊपर होगा, लेकिन वो मेंटली जो होगा वो उसी मसले में उलझा हुआ होगा। तो अब उसकी तवज्जो ये नहीं होगी, फुल अटेंटिव होके वो काम नहीं कर रहा होगा। तो इसके हवाले से वो डिस्कस करता है कि व्हाट फैक्टर कैन काज स्ट्रेस, व्हाट आर दी सम इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, और हाउ व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। तो अब इनके आंसर हम देखते हैं। तो स्ट्रेस के बारे में वो बता रहा है कि इट इंक्लूड हाई वर्कलोड, अगर काम का लोड बहुत ज्यादा है तो वो भी स्ट्रेस, बंदा स्ट्रेस में आ जाता है। उसके अलावा टफ, आप कह लो कि डेडलाइंस हैं, यानी काम बहुत ज्यादा है लेकिन उसको आपने बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए उसको कंप्लीट करके आपने आगे फॉरवर्ड करना है या अपनी प्रोग्रेस सबमिट करवानी है, तो उस सिचुएशन में भी आप स्ट्रेस में आ जाओगे। अगर कंट्रोल मेजर्स प्रॉपर नहीं है वहां पे तो भी स्ट्रेस में आ जाओगे आप। उसके अलावा पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, यानी काम और आपकी जो नॉर्मल जिंदगी है उसके दरमियान अगर बैलेंस नहीं है, बहुत ज्यादा आप काम कर रहे हो टाइम पीरियड के लिए, तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा कि आपको मुश्किल होगी। फिर उसके अलावा पुअर सॉरी इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी अगर आपकी कोई कन्फ्लिक्ट चल रही है घर में है, चाहे वर्क प्लेस के ऊपर किसी वर्कर के साथ नहीं बन रही है, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें भी आप स्ट्रेस में आ जाओगे और मेंटली अपसेट रह के जब आप वर्क प्लेस पे काम करोगे तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि बाकी वर्कर्स के लिए भी आप खतरे का सबब हैं। ठीक है। जी। सॉरी। तो अब व्हाट आर दी सम इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस के इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, फटीग आ जाती है बंदे को, मेंटली भी और फिजिकली भी। फिर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। फिजिकल सिम्टम्स लाइक हेडेक है, स्लीप डिस्टर्बेंस, आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये सिम्टम्स हैं, इससे आपको आइडिया हो सकता है कि यार आप स्ट्रेस में हो। और फिर लास्ट पे क्या है कि व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। तो सबसे पहले आपने वर्कलोड को मैनेज करना है। मैनेज करना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइफ के अंदर भी और वर्क प्लेस के ऊपर भी। अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को मैनेज नहीं कर रहे, इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो है वो फिर स्ट्रेस की तरफ आपको लेके जाएंगी। फिर ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी काम के दौरान रेस्ट ब्रेक बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी कोई इशू सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है, किसी काउंसलिंग की जरूरत है। आप किसी एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट जो है उससे आप सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक है, या कोई ऐसा बंदा है, यानी कैथारसिस कर सकते हैं अपना, किसी को अपना यानी दुख जो है वो बता के आपका ये मसला हल हो सकता है। उसके अलावा रिलैक्सेशन टेक्निक्स की आपने प्रैक्टिस करनी है, उसमें वो योगा आ जाता है, इस तरह की आजकल टेक्निक्स चल रही हैं। एंड प्रमोट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट, यानी और वर्क एनवायरनमेंट आपका क्या है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव कल्चर वहाँ होना चाहिए, ब्लेम कल्चर ना हो, वर्कर को ज्यादा काम ना उस पर वर्कलोड दिया जाए। तो इस तरह से भी आप इसको कोप कर सकते हैं, इसके साथ टैकल कर सकते हैं इन चीज़ों को। फिर नेक्स्ट हमारा जो हैजर्ड है वो टेम्परेचर का हैजर्ड है। यहाँ से मैं आपको स्लाइड भी दिखा देता हूँ। यानी टेम्परेचर से मुराद ये है कि समटाइम्स आपके वर्क प्लेस के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा है। मोस्टली जो लोग गल्फ में काम करते हैं आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि दोपहर 1 बजे के बाद जो है वो पीक पे गर्मी होती है। तो उस टाइम बड़ी कंपेन्स भी चल रही होती हैं हीट स्ट्रेस के लिए, हीट स्ट्रोक के लिए। इवन दो जो आपको पानी वो प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर उन्होंने डिफरेंट किस्म के वो जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो डाले हुए होते हैं। तो ये इस चीज़ का ख्याल करना, वाटर बॉटल को कैरी करना बड़ा कंपलसरी होता है आपके लिए। ठीक है, तो इसके हवाले से जो है वो हम इसको पढ़ते हैं कि वट इज द कंसिडर एज अ रीजनेबल टेम्परेचर टू वर्क इन। यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो टिपिकली 16 डिग्री सेंटीग्रेड टू 24 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर मैं फॉरेनहाइट की बात करूँ तो 60 to 75 ये बनता है। तो ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी काम कर रहे हैं और गर्मी भी ऊपर से सूरज की रोशनी में आपका काम हो रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, तो उस सिचुएशन में आपको ये चीज़ कंसिडर करनी होती है। फिर हाउ कैन टेम्परेचर इफेक्ट यू। अब जब टेम्परेचर आपके ऊपर किस तरह से असरअंदाज होता है तो उसमें जारी सी बात है इट लीड टू डिस्कम्फर्ट है, हीट स्ट्रेस हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकती है, डिहाइड्रेशन है, हाइपोथर्मिया है, और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए टेम्परेचर को वर्क प्लेस पे मेंटेन किया जाए, प्रॉपर पीपीज प्रोवाइड की जाए, वेंटिलेशन को वहाँ पे प्रॉपर रखा जाए, हीटिंग को खत्म किया जाए वहाँ पे। ठीक है, कोई एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, हवा वगैरह लगा, पंखा वगैरह वहाँ पे अरेंज किया जा सकता है। उसके अलावा रेगुलर ब्रेक्स हो वहाँ पे, हाइड्रेशन के हवाले से वहाँ पे हर टाइम जो है वो वाटर प्रोवाइड किया जाए, ठंडा वाटर, उसमें आपको ओआरएस प्रोवाइड किया जाए, और अप्रोप्रिएट क्लोथिंग, यानी ये सारी चीज़ें आपको धूप से या टेम्परेचर की शिद्दत से बचा सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो हैजर्ड है वो है व्हीकल ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी का। तो
अब ये देखिए, जाहिर सी बात है कि जब किसी भी वर्क प्लेस पे आप काम करेंगे तो आपको चीज़ों को व्हीकल से लोडिंग अनलोडिंग का काम भी करना होगा। व्हीकल ने लाजमी सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मूव करना है या उसके साथ मूव करना है। तो इस हवाले से जो है अब इसके दो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब पहला क्या है कि हाउ कैन व्हीकल्स काज हार्म, गाड़ियों से किस तरह से नुकसान पहुंचता है, और हाउ कैन यू इंक्रीज ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, और आप ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो कहता है कि दे कैन काज हार्म थ्रू कलियन, आपके साथ टकरा सकती हैं, रैन ओवर आपके ऊपर से गुजर सकती हैं, या आपको साथ जब हिट करेंगी तो आपको चोट लग सकती है, रिवर्स जब वो कर रही होंगी, लोडिंग अनलोडिंग के दरमियान आपको चोट लग सकती है। तो इस तरह से जो है वो व्हीकल्स आपको नुकसान पहुंचाती हैं। आप ये ट्रांसपोर्ट सेफ्टी को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हो कि इंप्लीमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान होना चाहिए, वहाँ सिग्नल्स होने चाहिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए वार्डन होना चाहिए वहाँ पे, ड्राइवर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर रूट्स प्लान होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा स्पीड लिमिट वहाँ पे होनी चाहिए, स्पीड को लिमिटाइज किया जाए। उसके अलावा ड्राइवर की ट्रेनिंग हो, उनकी ड्राइविंग लाइसेंस बाकायदा तौर पे बनाए जाएं उनको। और उसके अलावा स्पीड लिमिट्स और ये सारी सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस को आप इम्प्लीमेंट करके इन चीज, और पेडेस्ट्रियन वॉकवे को अलहदा किया जाए व्हीकल के रूट से। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और लास्ट जो हमारा हैजर्ड है वो है वाइब्रेशन का हैजर्ड। तो व्हाट हार्म कैन बी काज बाय वाइब्रेशन, तो इट कैन काज हैंड आर्म वाइब्रेशन सिंड्रोम हो सकता है आपको। उसके अलावा नर्व डैमेज हो सकता है, जॉइंट इशू हो सकता है, और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम हो सकता है आपकी बॉडी में। सिम्टम्स इसके क्या है कि इससे आपकी टिंगलिंग है, नंबनेस हो सकती है। उसके अलावा आपकी जो ग्रिप की स्ट्रेंथ है वो वीक हो सकती है। उसके अलावा आपकी फिंगर्स जो है वो वाइब्रेट कर सकती हैं। अगर हम इसकी प्रिवेंशन की बात करें, हाउ कैन यू डू टू व्हाट कैन यू डू टू प्रिवेंट हार्म, तो उसमें आपने वाइब्रेशन को डैम्प करने वाले टूल यूज करने हैं। जिस तरह हमारी बाइक्स में शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं, वो बेसिकली वाइब्रेशन को क्या करते हैं, डैम्प करते हैं, और वो वाइब्रेशन हमारी कमर या हमारी बॉडी तक आने में उसको यानी कम कर देते हैं। इसी तरह से आप ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, इम्पैक्ट रेजिस्टेंट ग्लव्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा यानी जो कि किसी भी वाइब्रेशन को कम करें। उसके अलावा एक्सपोजर टाइम को कम कर सकते हैं, एंटी वाइब्रेट वाइब्रेशन ग्लव्स, वही बात आ गई यहाँ पे। एंड इंश्योर रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग फॉर वर्कर, और वही हेल्थ सर्वेलेंस होनी चाहिए, वर्कर्स का बीपी वगैरह चेक किया जाए। उसके अलावा उनकी उनसे बातचीत की जाए, उनका शुगर लेवल चेक किया जाए इस तरह से, ताकि आइडिया हो सके कि बंदा जो है वो स्ट्रेस में या फटीग में काम तो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमने जो जितने भी हैजर्ड्स थे, ये वाइब्रेशन हैजर्ड देखे हमने, इन क्वेश्चंस के आंसर हमने देखे हैं, तो इनको हमने डिस्कस किया। तो हमारे वही जो दो मेजर की लर्निंग पॉइंट्स थे उनको हमने पूरे पूरे चैप्टर में स्टडी किया कि कॉमन हैजर्ड्स कौन कौन से थे, और हम व्हाट कैन यू डू अबाउट कॉमन हैजर्ड। तो मैंने हर क्वेश्चन का आंसर आपको डिटेल में दिया है। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे इस स्लाइड में हमने हैजर्ड देखे थे, इन तमाम के तमाम हैजर्ड्स को हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया है। तो ये आप ये वाली जो स्लाइड थी, इस स्लाइड के अंदर हमने जितने भी हैजर्ड देखे थे उनको हमने इंडिविजुअली डिस्कस किया है। तो ये था आपका आयोश का चैप्टर नंबर 5, मॉड्यूल 5, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।